तो हम लोगों ने देखा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था उसमें दो फॉस्फेट ग्रुप थे, उनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप 1 नंबर पोजीशन पे था और एक फॉस्फेट 3 नंबर पोजीशन पे था। ये 1 नंबर वाला फॉस्फेट निकलकर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिल गया। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या बन गया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या बन गया? एटीपी, क्योंकि एक फॉस्फेट उसमें आ गया। कहां से आया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फेट? तो आपके 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 1 नंबर पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो हट गया और आकर यहाँ जुड़ गया। तो बचाओ 1 नंबर पोजीशन का फॉस्फेट हट गया है, तो क्या बचा यहाँ पर? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा। देख सकते हैं 1 और 3 दोनों नंबर पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप था, इसका 1 नंबर का हट गया, सिर्फ 3 नंबर पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बचा, ओनली 3 नंबर पर, तो बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। उसकी बात करते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दोनों की हम बात करें तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम है। एक के 3 नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है फॉस्फेट और एक के 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो दोनों सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसलिए दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो यहां पर कौन सी घटना होगी? आइसोमराइजेशन नाम की घटना होगी। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, आइसोमर बन रहा है। यहाँ पर आइसोमर बनने के लिए आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा और इसका पूरा नाम होगा म्यूटेज आइसोमरेज। म्यूटेज आइसोमरेज नाम का एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। तो म्यूटेज आइसोमरेज एंजाइम का नाम ये कौन सी घटना हुई? आइसोमराइजेशन नाम की घटना हुई। देख सकते हो आइसोमराइजेशन पहली बार यहां हुआ था, दूसरी बार आइसोमराइजेशन यहां हुआ था और ये तीसरी बार आइसोमराइजेशन होता है। पूरी ग्लाइकोल एसिड में कितने बार आइसोमराइजेशन हुआ? 3rd टाइम। पहली बार जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था, आइसोमर बना था, आइसोमराइजेशन हुआ था। दूसरा DHAP से PGA बन रहा था, 3-PGA बन रहा था, तब दूसरी बार आइसोमराइजेशन हुआ था। और तीसरी बार आइसोमराइजेशन कब हुआ? जब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना था। यहां पर एंजाइम काम किया म्यूटेज आइसोमरेज। उसके बाद बात करते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बनना है। यहां पर देखो एक वर्ड एक्स्ट्रा आया, इनॉल। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बनना है। यहाँ पे इनॉल वर्ड एक्स्ट्रा आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? इनॉलेज नाम का एंजाइम काम करेगा। इनॉलेज ये एंजाइम का नाम है। यहाँ पर इनॉलेज नाम का एंजाइम काम करेगा जो इनॉल ग्रुप को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बनना है। ठीक है, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बनना, यहाँ पर इनॉलेज एंजाइम काम करेगा। और लास्ट 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से पाइरुविक एसिड बनना है। यहां पर दो देख सकते हो, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप है या नहीं है? हाँ है। और पाइरुविक एसिड में फॉस्फो ग्रुप बचा कि नहीं बचा? नहीं है। तो पाइरुविक में आपका पाइरुविक एसिड बनने में फॉस्फेट हटता है, तो फॉस्फेट जो हटेगा वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और फॉस्फेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। तो तीसरी बार एटीपी बना। बताओ एटीपी बनने के लिए कौन सा एंजाइम काम कर रहा था? काइनेज। फॉस्फेट का लेन देन कौन करता है? काइनेज। तो यहां पर भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? काइनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। पूरा नाम होगा पाइरुविक एसिड काइनेज। पाइरुविक एसिड काइनेज। इस तरह आपने देख पाए हैं कि पूरे चार्ट में कितने कौन कौन से एंजाइम काम किए। शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। फिर हमने बात किया एरो का, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर के एरो इरिवर्सिबल, बाकी सारे रिवर्सिबल। तीसरी बात की थी हमने एटीपी डालने निकालने की, तो बोले 1 नंबर पर 1 एटीपी खर्च होगी, 3 नंबर पर 1 एटीपी खर्च होगी, टोटल 2 एटीपी खर्च होती है। ठीक है, और निकलेगी कहां कहां? 6 नंबर पर 2NADH2 के फॉर्म में निकलेगी, 7 नंबर में 2 एटीपी के फॉर्म में निकलेगी
और 10 नंबर पे भी 2 एटीपी के फॉर्म में निकलेगी। टोटल कितना निकला? 2 एटीपी यहाँ, 2 एटीपी यहाँ और यहाँ पर 2 NADH2। NADH2 का मतलब 1 NADH2 का मतलब 3 एटीपी, 2 NADH2 का मतलब 6 एटीपी, 6 2 8 2 10 एटीपी टोटल बना। इसमें खर्च कितना हो गया? 2। फायदा कितने का हुआ? 8 एटीपी का। डायरेक्ट फायदा कितना हुआ? सिर्फ 2 एटीपी का। इनडायरेक्ट फायदा कितना हुआ? 6 एटीपी का। टोटल फायदा कितना हुआ? 8 एटीपी का। एंजाइम्स की बात कर रहे थे, कौन कौन से एंजाइम्स काम किए? तो यहाँ पर देखो, पहले जगह पर फॉस्फेट का लेन देन है, काइनेज एंजाइम काम करेगा और इस 6 नंबर पोजीशन पर जोड़ रहा है फॉस्फेट को, इसलिए इसका नाम होगा हेक्सोकाइनेज। फिर यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। फिर देखेंगे यहाँ पर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करेगा। फॉस्फेट का लेन देन है, काइनेज एंजाइम काम करेगा। फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ता है, फ्रक्टोज में जोड़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसको पेसमेकर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से बनने वाला है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एल्डिहाइड पहली बार बनना है, इसलिए यहाँ पे एल्डोलेज नाम का एंजाइम काम करेगा। और देखेंगे इसके 2 टुकड़े हुए थे, एक DHAP बना था और एक 3-PGA बना था। जो DHAP है वो डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा PGA में और कन्वर्ट करने का काम करेगा आइसोमरेज नाम का एंजाइम, क्योंकि दोनों आपस में आइसोमर है। फिर इसके बाद इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर घुसेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PGA में जब घुसेगा तो बन जाएगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 1 नंबर पोजीशन पे एक फॉस्फेट जुड़ गया। यहाँ पर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड एसिड जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नाम की घटना होगी। ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन रिमूव होने की घटना को डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हो। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, 2 NADH2 निकलेगा इस तरह। फिर उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था उसका 1 नंबर पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो फॉस्फेट निकलकर ADP के साथ रिएक्शन कर लिया और ATP का फॉर्मेशन कर दिया। और इस तरह जब यहाँ से 1 नंबर पोजीशन का फॉस्फेट हट गया तो बचा क्या? 1 नंबर हटा दो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आपका आइसोमराइजेशन घटना हुई, म्यूटेज नाम का एंजाइम ने काम किया, म्यूटेज आइसोमरेज ने, और इसका आइसोमर बना दिया। इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमर है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1 बार 2 बार 3 बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, 2 बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, 2 बार फॉस्फोराइलेशन और 3 बार आइसोमराइजेशन हुआ पूरी ग्लाइकोलाइसिस में। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड बनना है। यहाँ पे इनॉल वर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इनॉलेज एंजाइम काम करेगा। और उसके बाद पायरुविक एसिड बनेगा और 2 ATP बाहर निकलेगा। यहाँ पर ATP का लेन देन, इसलिए काइनेज एंजाइम काम करेगा और इस काइनेज का काम क्या है? पायरुविक एसिड बनाना, इसलिए इसका नाम हो गया पायरुविक एसिड काइनेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इतनी बात आपने समझ ली है कि कहां पर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस आपको इन शॉर्ट समझ में आ गई। एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ये बात समझ गए। अगली बात, जब भी एंजाइम है, एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है, एक्टिवेटर की जरूरत होती है, जिसकी मदद से एंजाइम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेटर की तरह, कोफैक्टर की तरह कौन काम करता है? तो हम देखेंगे काइनेज नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन Mg2+ कोफैक्टर की तरह काम करता है। ये ना होगा तो एक्टिवेट ही नहीं होगी प्रोसेस। तो जहां जहां काइनेज है वहां मैग्नीशियम आयन डाल दो। पहली बार यहाँ काइनेज था, यहाँ भी काइनेज है, यहाँ भी एक्टिवेटर की तरह कौन होगा? मैग्नीशियम आयन होगा। और कहाँ काइनेज है? ये रहा काइनेज, यहाँ भी मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। तो जहां जहां आपका काइनेज एंजाइम है, काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, Mg2+ की होती है। सभी जगह Mg2+ डाल दो। Mg2+ क्या है? एक्टिवेटर, कोफैक्टर है, एंजाइम को एक्टिवेट करने काम आता है। और यहाँ पर तो पोटेशियम आयन भी कोफैक्टर की तरह काम करता है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आयन। बस आपको ये ग्लाइकोलाइसिस क्लियर होगी। अब आपको ग्लाइकोलाइसिस में कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगा। अगर रिकॉल ढंग से किया होगा तो, नहीं समझ में आया हो कोई बड़ी बात नहीं, बार बार वीडियो को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो बनाकर देखने की, आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे।
ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपसे पूछे विच एंजाइम, देखना इसमें सब लिखा हुआ है, आंसर आपको देना है। विच एंजाइम हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? वो कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है? आंसर होगा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोफैक्टर हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम? हेक्सोकाइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा कोफैक्टर यूज होता है? आंसर है मैग्नीशियम आयन। हाउ मेनी एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट करने में कितनी एटीपी खर्च होती है? ओनली 1 एटीपी। ठीक है, विच इज द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपको दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे फॉर्म में? देखते हैं दूसरे फॉर्म में। देखो सिर्फ फॉर्मेट बता रहे हैं, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। ग्लूकोज प्लस ए, ग्लूकोज प्लस ए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस बी। बताओ यहां पर ए और बी का वैल्यू बताओ क्या होगा? ए बी और डालते हैं सी। ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा? ग्लूकोज में क्या जुड़ेगा जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बने? ग्लूकोज में एटीपी जुड़ेगा। यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा? 1 फॉर एटीपी। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ और क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एडीपी भी बनेगा। तो बी का मतलब क्या है यहाँ पर? एडीपी। और इस प्रोसेस को एडीपी को यहाँ एटीपी बनाने में इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? सी का मतलब एंजाइम है और एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज। ए बी सी का मतलब मालूम चल गया। ऐसे कई बार इक्वेशन दे देता है और बोलता है इक्वेशन में ए बी और सी का वैल्यू बताइए, तो आप दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन रिवर्सिबल थी, कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल थी, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भी आप कर सकते हो। समझ में आया? चलो इसको सॉल्व करके बताऊं जल्दी से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और यहां पर लिखा है एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स? एक्स का मीनिंग बताइए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है? किसकी जरूरत पड़ती है? यहाँ पर कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा? आइसोमरेज। सॉल्व कर पाएंगे ऐसे? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। चलो जल्दी से पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखो, पूरी ग्लाइकोलाइसिस को, और आंसर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस हाउ मेनी ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? ग्लाइकोलाइसिस के लिए कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी पूरी ग्लाइकोलाइसिस को होने के लिए? जल्दी से आंसर दीजिए अपने अपने, सब लोग अपने मन में आंसर दे दीजिए अपना। आंसर है, हम बता देते हैं आंसर। राइट आंसर है नो, 0। एक भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस को होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कहीं भी ऑक्सीजन हमने नहीं डाला, देख सकते हो कहीं पे भी ऑक्सीजन ऐड नहीं किया है। कितने CO2 निकलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? पूरे ग्लाइकोलाइसिस में CO2 कितने मॉलिक्यूल्स निकले हैं? आंसर है नो, एक भी नहीं निकले, कहीं पर भी CO2 नहीं निकला। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है पूरी ग्लाइकोलाइसिस में। इसी कारण ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक ऑर्गेनिज्म में तो होता ही है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता ही है, एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी, एनारोबिक एनारोबिक।
दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म में होता है। इसी कारण एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म होने की वजह से सभी ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हो, दोनों ही ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी पुकारते हैं। तो आपसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम, तो आंसर होगा यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। अगली बात पूछे आपसे, जब भी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहे होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस घटना कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। घटना कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? साइटोसोल में। आंसर साइटोसोल भी सही आंसर है, याद रखिएगा, साइटोसोल भी सही आंसर है, साइटोप्लाज्म भी सही आंसर है। दोनों ही एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अलग अलग चीज नहीं बोल रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी किसने की थी? ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी 3 साइंटिस्टों ने मिलकर की थी, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर की थी, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नास। EMBDEN एम्बेडेन, MEYERHOF मेयरहॉफ, पार्नास PARNAS। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी की थी। इसी कारण ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। इम्बेडेन का E, मेयरहॉफ का M और पार्नास का P। तो EMP पाथवे आपसे कोई बोले तो समझ जाना ग्लाइकोलाइसिस ही पूछ रहा है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे? 10। कितने खर्च हो गए थे? 2। कितने का फायदा हुआ? 8 एटीपी का। डायरेक्ट फायदा कितने का हुआ? सिर्फ 2 एटीपी का। इनडायरेक्ट 6 एटीपी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब इनडायरेक्ट, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट। इस तरह आपको पूरी ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर हमने खत्म कर दी। ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके पास अब नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन कहते हैं, चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में देखने को मिलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ा हुआ अगर आप प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे, यहाँ तक समझे होंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचे होंगे। ठीक है, ये 10 स्टेप को एक रिएक्शन के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं आप, एक रिएक्शन ही 10। ठीक है, कैसे हुई, क्या हुई, तो 10 स्टेप को अच्छे से चार्ट बनाना सीख जाओ, ये वाला जो बनवाए थे आपको। और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट करके, मैसेज करके हमसे डिस्कशन कर सकते, डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थैंक यू इस क्लास के लिए। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक रिएक्शन के बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है।